हिंदी भाषा का टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन रिव्यू करेंगे। पहला प्रश्न है, वह ध्वनि जिसके उच्चारण में हवा निर्बाध रूप से मुख विवर से बाहर निकलती है। निर्बाध मतलब जो है बिना किसी बाधा का जो है मुख विवर से बाहर निकलती है और जो अन्य ध्वनियों के उच्चारण में सहायक होती है, उसे वैकल्पिक दृष्टि से क्या संज्ञा दी जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर। इसको जो है स्वर कहा जाता है। तो स्वर क्या होता है, बिना किसी बाधा का जो है मुख विवर से बाहर निकलती है और इसमें क्या होता है, अन्य ध्वनियों के उच्चारण में सहायक भी होती है। इस यहाँ पे का लिखे हैं और ये आ। तो ये जो का जो आ है ये क्या है, स्वर है, और ये का मिलके क्या बन जाएगा, पूरा का ये जो है अन्य जो ध्वनि है उसके उच्चारण में क्या हुआ, ये सहायक हुआ, ये क्या होता है, स्वर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ और अल्पप्राण दोनों श्रेणियों के अंतर्गत आता है। तो जो है ये ओष्ठ जो ध्वनि है या ओष्ठ जो वर्ण है, जो ओष्ठ जो ध्वनि है, कौन कौन सी जो वर्ण आता है, तो ये प वर्ग जो है, ये सब जो वर्ण है प वर्ग में जितने भी वर्ण है ये सब किस में आता है, ओष्ठ वर्ण में आता है, ये ओष्ठ ध्वनि में आता है। तो इसमें जो है प वर्ग में प हो गया, फ हो गया, ब हो गया, भ हो गया, म हो गया, ये सब किस में आता है, ये प वर्ग में। और ये क्या हो गया, ये ओष्ठ वर्ण है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है कि ओष्ठ भी है और अल्पप्राण दोनों है बोला जा रहा है। तो ये जो भा दिख रहा है ये महाप्राण है। इसमें जो है प भ फ र तो जो है ये अंतस्थ व्यंजन में आता है, तो ये डी हट जाएगा। और ये जो प ब ये प भ और ये फ, ये सभी क्या है, ओष्ठ है, लेकिन क्या बोला गया है, अल्प प्राण। तो जो ये भा और फा ये महाप्राण है, कौन सा, ये महाप्राण। और ये जो ये प है ये ओष्ठ भी है और अल्प प्राण भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें हो जाएगा ये प। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, संधि विच्छेद के संदर्भ में यदि प्रथम पद के अंत में मूर्धन्य सकार हो और उत्तर पद के प्रारंभ में त हो, तो त का परिवर्तन किस रूप में या किस वर्ण में होता है। इसमें क्या बोला गया है कि संधि विच्छेद के संदर्भ में यदि प्रथम पद के अंत में मूर्धन्य सकार हो, मूर्धन्य सकार मतलब जो है ये जो क्या बोलते हैं इसको, स षटकोण वाला सकार, और उत्तर पद के जो अंत में क्या हो, ता हो, ऐसे ता हो, तो वह किस रूप में बदल जाएगा। जैसे यहाँ पे लिख लिए, ये तुष्ट, तुष्ट का संधि विच्छेद करेंगे क्या होता है, ये तू और अधा स हो जाएगा, ये जो सा षटकोण वाला, और प्लस क्या हो जाएगा, ता। ये जो है संधि विच्छेद हुआ, ये इसको क्या लिखेंगे, अधा ये स और ये ता, ये आपस में मिलकर क्या बन जाएगा, ये तुष्ट हो जाएगा। ये जो ता और सा, ता और सा जो मिलकर क्या बन रहा है, ये तो प्रारंभ में हो ता हो, तो जो प्रारंभ में ता है, तो ये ता किस में चेंज हो जा रहा है, ये टा में चेंज हो रहा है। मतलब ये ता के लिए बताना है तो ता किस में परिवर्तन हो जा रहा है, टा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टा। प्रश्न है, हिंदी वर्तनी के मानकीकरण के अनुसार पंचम अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किस परिस्थिति में अनिवार्य रूप से निषेध माना गया है। निषेध मतलब जो है उसका उपयोग नहीं करेंगे, कौन सी परिस्थिति है जिसमें अनिवार्य रूप से उसका जो अनुस्वार का प्रयोग नहीं करना है बोला जा रहा है। पंचम अक्षर, तो पंचम अक्षर में कौन कौन सा आ जाता है, ये जैसे ये ड हो गया और या हो गया, रा हो गया, माँ हो गया और ना, ये सभी क्या है, पंचम अक्षर है। और इसके स्थान पे अनुस्वार का प्रयोग होता है, और ये अनुस्वार क्या होता है, ऐसे बिंदी वाला, जैसे यहाँ पे लिख लिए श और इसमें ऐसे बिंदी लगा दे, क्या हो गया, सन। वैसे यहाँ पे बताना है कि किसमें जो है अनिवार्य रूप से निषेध है, मतलब उसका उपयोग होना ही नहीं है। ये जो ये जैसे ड हो गया, ये पंचम अक्षर आ जाएगा, ड, रा हो गया, या हो गया, ड़ा, माँ और ना, तो इसके स्थान पे जो है ये बिंदी अनुस्वार जो है कौन से भी या कौन सी परिस्थिति में अनिवार्य रूप से निषेध है, मतलब नहीं लगेगा बोला जा रहा है। ऑप्शन ए में दिया है जब पंचम अक्षर द्वितीय रूप में आए, पंचम अक्षर द्वितीय रूप में आए, जैसे यहाँ पे लिख लिए सम्मेलन। तो यहाँ पे जो है पंचम अक्षर द्वितीय रूप में आ रहा है, दो बार आ रहा है, मतलब जैसे माँ और ये माँ दो बार आ रहा है। तो इस कंडीशंस में क्या है, अनिवार्य रूप से जो है ये अनुस्वार का उपयोग नहीं करेंगे, उसका प्रयोग निषेध हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ही, कि जब पंचम अक्षर क्या हो द्वितीय रूप से में आए
तो उस कंडीशंस में जो है निषेध रहेगा ये। ऑप्शन बी में दिया है जब पंचम अक्षर के बाद अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन मतलब हो जाएगा या, र, ल और व। तो इसमें जो है क्या है कि यदि पंचम अक्षर के बाद जो है अंतस्थ व्यंजन आता है तो उस कंडीशंस में अनुस्वार हम यूज कर सकते हैं, ये इसमें यूज करना अनिवार्य है, लेकिन इसमें निषेध नहीं है, तो बी हट जाएगा। सी में दिया जब पंचम अक्षर के बाद जो है ऊष्मा व्यंजन है, ऊष्मा व्यंजन हो जाएगा ये स शक्कर वाला, स षटकोण वाला, स सपेरा वाला और हा हलवाई वाला। तो ये जो ये क्या हो जाएगा ऊष्मा व्यंजन आ रहा है, तो इसमें भी जो क्या है ये अनिवार्य रूप से हम पंचम अक्षर के स्थान पे ये अनुस्वार यूज कर सकते हैं, तो सी भी हट जाएगा। और डी में क्या बोलेगा जब पंचम अक्षर के बाद संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन जैसे त्र, ज्ञ और जो हो जाएगा त्र, ज्ञ, श्रम और हो जाएगा छ वाला, छ छत्री वाला। तो इसके स्थान पे भी जो है ये यदि संयुक्त व्यंजन आए तो उस अक्षर में ये जो है पंचम अक्षर के बाद ये जैसे संयुक्त व्यंजन आ रहा है तो उस कंडीशंस में भी हम जो है अनुस्वार का उपयोग कर सकते हैं, तो ये डी भी हट जाएगा। लेकिन यहाँ पे निषेध है बोला जा रहा है, किस में नहीं कर सकते हैं, जब पंचम अक्षर के बाद जो है द्वितीय व्यंजन आए या द्वितीय रूप में आए, मतलब जो है जब पंचम अक्षर जो क्या हो द्वितीय रूप में आए उस कंडीशंस में अनिवार्य रूप से निषेध है, उसमें जो है हम अनुस्वार का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है नित्य स्त्रीलिंग सदैव स्त्रीलिंग श्रेणी के अंतर्गत आता है, जिसका पुल्लिंग रूप बनाने के लिए पूर्व में नर शब्द जोड़ना पड़ता है। इसमें से बताने कि कौन सा जो शब्द है निम्नलिखित में से कौन सा जो शब्द नित्य रूप से स्त्रीलिंग रूप में ही आता है और उसका जो पुल्लिंग रूप बनाने के लिए नर जो है उसके पूर्व जो है नर शब्द जोड़ना पड़ता है। तो इसमें जो बी दिया है भैंस, तो भैंस का जब हम पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ये भैंसा हो जाएगा। और यहाँ पे दिया है चूही, तो चूही का जो है ये पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ये चूहा। और डी में दिया धोबिन, तो धोबिन का जो है ये पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा ये धोबी, क्या हो जाएगा ये धोबी, धोबी हो जाएगा। ये जो ऑप्शन ए में दिया है गौरिया, ये जो गौरिया जो है ये नित्य रूप से ये स्त्रीलिंग रूप में प्रयोग होता है। अब जब इसका जो है पुल्लिंग रूप बनाएंगे तो क्या लिखेंगे इसमें नर गौरैया करके लिखेंगे, नर गौरैया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गौरैया। प्रश्न है यदि ई छोटा ई बड़ा ई यू बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न जो स्वर आए तो इनका जो परिवर्तन क्रमशः जो है या हो गया वा हो गया और रा में या वा और रा में हो जाता है, यह परिवर्तन किस संधि के अंतर्गत आता है। ये जो कौन सी संधि की विशेषता है या कौन सी संधि के में ये परिवर्तन देखने को मिलता है, ये जो है यड़ स्वर संधि में देखने को मिलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यड़ स्वर संधि। प्रश्न है एक शोधकर्ता हिंदी के मानकीकरण पर कार्य कर रहा है, उसे एक ऐसी पांडुलिपि मिली है या मिलती है जहां संधि नियमों का उल्लंघन करके युधिष्ठिर को युधि स्थिर लिखा गया है। मानकीकरण की शुद्धता बनाए रखने के लिए शोधकर्ता को किस संधि नियम के आधार पर इसे अशुद्ध घोषित करना चाहिए। तो जो ये युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर का जो है संधि विच्छेद करेंगे, जैसे ये हो गया युधिष्ठिर का जो है संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा युधि धन, ये स्थिर है वो क्या हो जाएगा स्थिर हो जाएगा, स्थिर ये हो जाएगा युधि धन स्थिर हो जाएगा। और यहाँ पे जब ये संधि विच्छेद की और ये जब पूर्ण वर्ग बनेगा, ये जो है शब्द बनेगा, तो ये जो आधा सा है ये किसमें हो जाएगा, ये आधा सा दिख रहा है ये सा सपेरा वाला, तो ये सा षटकोण वाला आधा सा बन जाएगा। और ये जो था थन का दिख रहा है ये क्या बन जाएगा ठा ठठेरा का, और ये क्या हो जाएगा युधि धन स्थिर जो है ये युधिष्ठिर हो जाएगा। और ये किसका एग्जाम्पल है, ये व्यंजन संधि का है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत सा का सा, तो जो ये आधा सा है ये जो सा सपेरा वाला जो है आधा सा षटकोण वाला में बदल जाता है। और था का ठा जो था थन का है वो ठा ठठेरे में हो जाता है होने वाले नियम के उल्लंघन पर। तो जो है कौन से उल्लंघन पर इसको जो है क्या बोला जा रहा है अशुद्ध घोषित करना है। तो ये जो है व्यंजन संधि के अंतर्गत यहाँ पे मानकीकरण के शुद्धता बनाए रखने के लिए शोधकर्ता को किस संधि नियम
तो संधि नियम क्या हो जाएगा, ये व्यंजन संधि के आधार पर इसे अशुद्ध किया करना चाहिए। तो जो है ये व्यंजन संधि के अंतर्गत सा का जो है सा और था का जो है ठा होने वाले जो नियम है उसके उल्लंघन पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, वर्णों के उच्चारण स्थान और प्रयत्न के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो वर्णों के उच्चारण के स्थान हो गया और प्रयत्न है उसके आधार पर उसके संबंध में सही कथन का चुनाव करना है। कथन के दिया है सभी स्वर ध्वनियाँ सघोष होती है। तो जो कथन के जो है सही हो जाएगा कि जो सभी जो जितने भी जो स्वर होती है सभी ध्वनियाँ क्या होती है, सघोष। तो ये जो होता है एक सघोष और दूसरा होता है अघोष, सघोष और अघोष। तो जो है सघोष और अघोष क्या होता है, तो जैसे देखेंगे का वर्ग में, का वर्ग से देखेंगे तो जो पहला जो दो लेटर होता है जैसे का और खा, का और घा, का और खा क्या हो जाएगा सघोष, और बाकी तीन जो क्या हो जाएगा अघोष हो जाएगा। और उसके बाद देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण। तो अल्प प्राण क्या होता है, जैसे ये का ख ग घ और इसमें आ जाएगा ये ड ड। तो जो है का ख ग घ ड़, ये जो का अल्प प्राण हो जाएगा, ग अल्प प्राण हो जाएगा, ख और ये जो घ महाप्राण हो जाएगा। तो जो है पहला और तीसरा क्या होता है अल्प प्राण और दूसरा और चौथा क्या होता है महाप्राण। इसमें जो है पहला जो के दिया है तो ये सभी क्या होता है, जो सभी जो स्वर है ये स्वर ध्वनियाँ ये सघोष होती है। तो जो कथन की सही हो जाएगा। उसका जो है कथन एल दिया है प्रत्येक वर्ग का प्रथम, प्रत्येक वर्ग का जो है प्रथम, जैसे का वर्ग हो गया उसका प्रथम क्या हो जाएगा का, और द्वितीय वर्ग क्या है मतलब ख, ये महाप्राण होता है बोला जा रहा है। तो जो कथन एल गलत हो जाएगा, क्योंकि अभी हम देखें कि जो महाप्राण क्या होता है, जैसे ख और घ महाप्राण है मतलब दूसरा, प्रत्येक वर्ग का जो है दूसरा हो गया और चौथा ये महाप्राण होता है। तो जो कथन एल ये गलत हो जाएगा। जिसमें एल है उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में है और ऑप्शन बी में है और ऑप्शन डी में भी है। तो बी सी डी तीनों हट जाएगा। इसका जो है कथन एम दिया है या और वह ध्वनियों को अर्धस्वर कहा जाता है। तो जो कथन एम ये सही हो जाएगा। ये जो या हो गया वाह हो गया इसको जो है अर्ध स्वर कहा जाता है। तो जो कथन एम सही हो जाएगा। इसका जो है कथन एन दिया है डा, ये जो है ये ऐसे ड है और ढ को उत्क्षिप्त व्यंजन माना जाता है। ये ऐसा ड है और ये जो है ऐसे ड है। तो जो है ये ड और डा है उसको उत्क्षिप्त व्यंजन माना जाता है। तो जो कथन एन ये भी सही हो जाएगा उत्क्षिप्त व्यंजन के बारे में। इसका जो है कथन ओ दिया है हा वर्ड का उच्चारण स्थान कंठ अंतर्गत अली कहल माना जाता है। तो जो कथन ओ ये सही हो जाएगा कि जो है ये हा होता है ये कंठ के नीचे मतलब कंठ से के भीतर से उच्चारण होता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हा वर्ड का उच्चारण जो है स्थान जो है ये कंठ अंतर्गत जो है अली कहल माना जाता है। अली कहल माना जाता है मतलब जो कंठ के भीतर से इसका प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण होता है। तो जो कथन हो ये भी सही हो जाएगा। इसमें जो है केवल एल भस गलत है, बाकी सभी कथन जो है के एम एन ओ सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें केवल कथन के हो गया, एम हो गया, एन हो गया और ओ ये चारों सही हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है स्वर संधि के उपभेदों और उनके नियमों के संदर्भ में सही कथनों का चयन कीजिए। तो जो स्वर संधि के जो उपभेद हो गया और उसके जो है जो नियम है उनके संदर्भ में सही कथन का चुनाव करना है। कथन के दिया है अयादी संधि में ए का आय और जो ए एडी वाला का जो है ए का क्या हो जाएगा आय और जो ए एनक का आय हो जाता है। तो जो कथन है गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो ए है इसके लिए जो यदि हम ऐसे अयादी संधि में देखेंगे तो जो छोटा ए है या जो ए एनक वाला है इसके जगह में क्या होता है ये आ और आधा या होता है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है आ और आ की मात्रा दी है। तो जो कथन ये जो है गलत हो जाएगा। और जो ये बड़ा ए है जो ए एनक वाला है इसके लिए क्या होता है ये सही दिया है आ और आधा या। तो जो कथन ये वाला जो है इसके लिए जो दिया है ये गलत हो जाएगा और ये वाला सही है। तो जो कथन है के जो है गलत हो जाएगा, जिसमें के है उसको हटा देंगे। ऑप्शन ए में है, सी में है, डी में है। इसका जो है कथन एल दिया है वृद्धि संधि में आ या आ के बाद ओ और औ आने पर औ हो जाता है। तो जो कथन एल सही हो जाएगा। जो वृद्धि संधि में क्या होता है आ हो गया या आ हो गए आ अनार वाला और आम के बाद वाला जो है औ या औ आने पर, चाहे ओ आए चाहे औ आए, उसके बाद आने पर क्या हो जाएगा वो औ हो जाएगा। तो जो कथन है सही है।
उसका जो है कथन एम दिया है, गुण संधि में आ या आ, छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई या ई आने पर ए हो जाता है। तो जो कथन एम ए भी सी हो जाएगा। ये जो है गुण संधि में जैसे आ रहा है या आ रहा है, उसके बाद जो है ई या ई आने पर क्या हो जाता है, ए हो जाता है। जैसे यहाँ पे लिख ले महेंद्र, महेंद्र या देवेंद्र लिख ले, जैसे देवेंद्र, देवेंद्र। तो ये क्या हो जाएगा, देव धन इंद्र, देवधन इंद्र। यहाँ पे जो है ये आ रहा है, यहाँ पे जो आ रहा है और ये हो रहा है ई। तो जो है आ और ई, जैसे यहाँ पे लिखे ना आ या छोटा आई या बड़ा आए, तो उसके बाद जो है छोटा ई या बड़ा ई आए। तो यहाँ पे कौन सा ई आ रहा है, ये जैसे छोटा ई और यहाँ पे आ है। तो ये जो दोनों का जो है मेल होके क्या बन रहा है, ये ए बन जा रहा है। तो ये जो यहाँ पे बोला गया ए हो जाता है। तो जो कथन एम ये भी सही है। उसका जो है कथन एन दिया है, यड़ संधि में ई छोटा ई या बड़ा ई के स्थान पर या हो जाता है यदि असमान स्वर आगे हो। तो जो कथन एन ए भी सही हो जाएगा। इसका जो है कथन ओ दिया है, दीर्घ संधि केवल समान स्वरों के मध्य ही संभव है। तो जो कथन ओ ए भी सही हो जाएगा। जो दीर्घ संधि क्या होता है, केवल समान स्वरों के ही मध्य क्या होता है, संभव होता है, मतलब जो समान स्वर रहेगा उसी के मध्य। तो जो कथन हो ये भी सही है। तो इसमें केवल के बस गलत है, बाकी कथन जो है एल एम एन और ओ सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें केवल कथन एल एम एन और ओ सही है। प्रश्न है, वर्तनी लिंग और वचन के नियमों के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। कथन के दिया है, इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का बहुवचन बनाते समय ई को ई करके अंत में या जोड़ते हैं। तो जो बड़ा ई है उसको छोटा ई में कर देंगे और अंत में क्या जोड़ते हैं, या जोड़ते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का, जैसे यहाँ पे लिख ले लड़की। अब लड़की का हम जो है ये बहुवचन में बनाएंगे, बहुवचन बोला गया है, बहुवचन बनाते समय अब यहाँ पे जो ये दिख रहे क्या है, बड़ा ई है। तो बड़ा ई क्या हो जाएगा, छोटा ई, मतलब क्या हो जाएगा, ये ऐसे छोटा ई लग जाएगा लड़की, और अंत में क्या जोड़ देंगे, या, तो हो जाएगा या, तो हो गया लड़कियाँ। अब ये बहुवचन बन गया, ये लड़की क्या हो गया एक वचन और ये लड़कियाँ क्या हो गया बहुवचन। तो ये जो कथन के सही हो जाएगा। जिसमें के नहीं है उसको हटा देंगे। तो ऑप्शन ये जो है ये डी में नहीं है, तो ऑप्शन डी हट जाएगा। इसके बाद जो है कथन एल दिया है, जिन शब्दों के अंत में खा आता है वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। तो जो कथन एल ए भी सही हो जाएगा कि जो जिन शब्द है उसके अंत में जो है प्रायः बोला गया है, हमेशा नहीं बोला गया। यदि हमेशा बोला जा रहा है तो गलत हो जाता, क्योंकि कुछ जो शब्द होता है वो अपवाद भी होता है उसके लिए छोड़कर। तो जो है जिन शब्दों के अंत में खा आता है वे प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हो गया ईक हो गया, और कई सारे जो है जिसके अंत में खा आता है, आँख हो गया। ये सब क्या है कि जो है जिन शब्दों के अंत में जो है खा आता है वे प्राय क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तो जो कथन एल इससे ही हो जाएगा। जिसमें एल नहीं उसको हटा देंगे, तो ऑप्शन ए बी सी तीनों में है एल। उसका जो है कथन एम दिया है, प्राण हो गया, दर्शन हो गया और आंसू शब्दों का प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा, क्योंकि प्राण हो गया, दर्शन हो गया, आंसू शब्दों का प्रयोग ये हमेशा एक वचन नहीं, ये बहुवचन में होता है। तो जो कथन एम गलत हो जाएगा। जिसमें एम है उसको हटा देंगे, ऑप्शन ए में है तो ऑप्शन ए हट जाएगा। उसके बाद जो है कथन एन दिया है, संस्कृत के मूल विसर्ग युक्त शब्द जो है हिंदी में बिना विसर्ग ही लिखे जाने चाहिए। तो जो कथन एन गलत हो जाएगा, क्योंकि जो है ये संस्कृत के जो है मूल विसर्ग युक्त जो शब्द है हिंदी में बिना विसर्ग के ही लिखे जाना चाहिए बोला जा रहा है। जैसे हो गया यहाँ पे दुख। अब ये दुख का जो है हिंदी में क्या होगा, यही होगा। तो यहाँ पे विसर्ग लगा है, ये संस्कृत का है तो हिंदी में भी लिखेंगे तो ही दुख लिखेंगे। तो जो है ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बिना विसर्ग के लिखा जाना चाहिए बोला जा रहा है। तो जो कथन है ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में है तो ऑप्शन बी हट जाएगा। इसके बाद जो है कथन ओ दिया है, वर्तनी की दृष्टि से अहोरात्र शब्द अहोरात्रि की अपेक्षा शुद्ध है। तो जो कथन वो सही हो जाएगा कि जो है वर्तनी की दृष्टि से जो है अहोरात्र शब्द जो है अहोरात्रि की अपेक्षा क्या है, ये शुद्ध है। तो अहोरात जो क्या है, अहोरात्रि की कंपेयर में ये अहोरात ये शुद्ध है बोला जा रहा है। तो जो कथन वो सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिसमें केवल कथन के एल और ओ सही हैं। प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए संधि शब्दों का सूची 2 में दिए गए उनके संधि भेदों से मिलान कीजिए। सूची 1 है जिसमें संधि का उदाहरण दिया है और सूची 2 में संधि का नाम दिया है।
सूची 1 में है ए मनवंतर, तो मनवंतर का संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा ये मनुधन अंतर हो जाएगा, ये मनुधन अंतर हो जाएगा, मनुधन अंतर। और ये किसका उदाहरण है, ये जो है मनवंतर, ये जो है यड़ संधि का। एक हो जाएगा ये 2 यड़ संधि, यड़ संधि का उदाहरण है। उसके बाद दिया है ये वाक्मय, तो वाक्मय का क्या हो जाएगा ये वाक धन मय। तो वाक्मय कौन सी संधि का उदाहरण है, ये क्या बोला जाता है, ये व्यंजन संधि का। ये भी बी का हो जाएगा 4 व्यंजन संधि। इसके बाद जो है ये सी दिया है नीरव, ये नीरव का क्या हो जाएगा निधन रव, निधन रव हो जाएगा। और एक इसका उदाहरण है विसर्ग संधि का, ये सी का हो जाएगा विसर्ग संधि 1, सी का 1। उसके बाद डी में दिया है मतैक, मतैक, तो मतैक का क्या हो जाएगा ये मतिधन 1, तो ये किसका उदाहरण है, ये वृद्धि संधि का, ये डी का हो जाएगा 3, डी का 3। ए का 2 जो है ऑप्शन डी में नहीं है, डी हट जाएगा। उसके बाद बी का 4, बी का 4 ए बी में नहीं है, बी हट जाएगा। और सी का 1 ऑप्शन ये सी में नहीं है, सी हट जाएगा। और डी का 3 ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है सूची 1 में दिए गए वर्णों का सूची 2 में दिए गए उनके बाहरी प्रयत्न घोष या प्राण से मिलान कीजिए। इसमें जो है जैसे क वर्ग का देखेंगे क, ख, ग, घ और होता है ड़। इसमें जो है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, तो जो है पहला और दूसरा क्या होता है, यदि हम घोष में देखेंगे, ये जो है पहला और जो दूसरा होता है ये अघोष होता है, अघोष वर्ड होता है। और तीसरा, चौथा, पांचवा क्या हो जाएगा ये सघोष। अब उसमें अल्प प्राण और महाप्राण देखेंगे, तो जो है पहला और तीसरा, पहला और तीसरा क्या होता है, जैसे का और गा क्या हो जाएगा पहला तीसरा, ये होता है अल्प प्राण। और खा और घा, तो दूसरा और चौथा क्या होता है महाप्राण। इसमें देखेंगे जैसे ये का, तो का जो क्या है अल्प प्राण है, अल्प प्राण, और क्या है ये अघोष है, अघोष और अल्प प्राण है। तो अघोष और अल्प प्राण कहाँ पे दिए है, अघोष अल्प प्राण 2 में, तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2। उसके बाद बी में दिया है गा, गा क्या है यहाँ पे, गा तीसरे नंबर पे है। और ये जो क्या है अल्प प्राण है और क्या है, लेकिन ये सघोष है, अल्प प्राण और सघोष, सघोष अल्प प्राण, तो बी में बी का 3 हो जाएगा, सघोष अल्प प्राण बी का 3। उसके बाद जो है सी में दिया है घा, घा चौथे नंबर पे है। और चौथा और दूसरा और चौथा क्या होता है महाप्राण, और ये क्या है सघोष, महाप्राण सघोष, महाप्राण सघोष दिया है, तो ये सी का हो जाएगा 1, सघोष महाप्राण, सी का हो जाएगा 1। उसके बाद जो है डी में दिया हा, तो हा क्या है कुष्म व्यंजन है और क्या है सघोष महाप्राण है, तो डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 2, तो सी और डी में नहीं है, सी और डी को हटा दिए। उसके बाद जो है बी का 3, बी का 3 ए और बी दोनों में है। और सी का 1 ऑप्शन ए में नहीं है, तो हट जाएगा। और डी का 4, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है सूची 1 में दिए गए शब्दों का सूची 2 में दिए गए उनके लिंग निर्धारण के आधार पर या आधार से मिलान कीजिए। सूची 1 दिया गया है और सूची 2 में उसकी लिंग दिया गया है, जैसे स्त्रीलिंग हो गया, पुल्लिंग हो गया वो। जैसे ए में दिया है हिमालय, तो हिमालय क्या है एक पर्वत का नाम है, और पर्वतों के नाम जो है क्या होता है प्रायः जो होता है ये पुल्लिंग होता है, पर्वतों के नाम जो है प्रायः पुल्लिंग होता है कुछ अपवाद को छोड़कर। हिमालय क्या है पुल्लिंग है, ये जो 3 में दिया है पुल्लिंग, और क्या दिया पर्वतों का नाम, ये ए का हो जाएगा ये 3। उसके बाद जो है बी दिया है गंगा नदी, जो गंगा नदी दिया है तो नदियों का नाम जो क्या होता है हमेशा ये जो प्राय क्या होता है स्त्रीलिंग होता है कुछ अपवाद को छोड़कर, तो बी का हो जाएगा 1 स्त्रीलिंग। इसके बाद जो है सी में दिया है मूंग, मूंग क्या है अनाज का नाम है, तो अनाज जो है क्या होता है जो प्रायः जो अनाजों का नाम जो क्या होता है स्त्रीलिंग ये पुल्लिंग रूप में होता है, लेकिन यहाँ पे जो मूंग जो क्या है अपवाद अन्न का नाम है और ये क्या होता है स्त्रीलिंग होता है, तो सी का हो जाएगा 2, सी का 2। उसके बाद जो है डी में दिया तांबा, तो तांबा क्या होता है प्रायः धातुओं का नाम, तो धातुओं का नाम प्रायः क्या होता है पुल्लिंग, तो डी का हो जाएगा 4, डी का 4। ए का 3 तो ऑप्शन जो है सी में नहीं है, सी हट जाएगा। उसके बाद बी का 1 बी में नहीं है, बी हट जाएगा। और सी का 2 तो सी का 2 ऑप्शन ए में नहीं है, तो भी हट जाएगा। और उसके बाद जो है डी का 4 तो ऑप्शन डी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें जो ये पुल्लिंग दिया है तो पुल्लिंग का जो स्पेलिंग सही ये होता है पुल्लिंग, ऐसा होता है पुल्लिंग।
प्रश्न है, सूची 1 में दिए गए संधि विच्छेदों का सूची 2 में दिए गए उनके संधि पदों से मिलान कीजिए। सूची 1 दिए गए, इसमें संधि का विच्छेद दिया गया और जो है सूची 2 में उसका पूर्ण रूप दिया गया। तो सूची 1 में है उत धन हत, तो उत धन हत है तो क्या हो जाएगा उद्धत, तो उद्धत का जो है संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा ये उत धन हत, तो ए का हो जाएगा ये 2, ए का 2। उसके बाद जो है बी में दिया है तद्धन सीयु, तद्धन सीयु दिया है तो क्या हो जाएगा तद्धन सीयु है तो ये तच्छी हो जाएगा, तो ये बी का हो जाएगा 1, बी का 1। उसके बाद जो है सी में दिया है सतधन जन, तो ये क्या हो जाएगा सज्जन, तो ये सी का हो जाएगा 4 सज्जन, सी का 4। उसके बाद डी में दिया है वाग्धनमय, तो ये क्या हो जाएगा वाग्मय, तो ये डी का हो जाएगा 3, डी का 3। और ये सभी किसका उदाहरण है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है ये। तो ए का 2, ए का 2 जो है ऑप्शन सी में नहीं है, सी हट जाएगा। उसके बाद बी का 1, बी का 1 ए बी सी तीनों में है, सॉरी ए बी डी तीनों में है। उसके बाद जो है सी का 4, सी का 4 ऑप्शन ए में नहीं है और डी में भी नहीं है, तो ए और डी हट जाएगा। और उसके बाद डी का 3 तो ऑप्शन ए में है, सॉरी ऑप्शन बी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान का कंठ से लेकर ओष्ठ तक का सही भौतिक क्रम क्या होगा। तो कंठ से लेकर ओष्ठ तक, जैसे कंठ हो गया, कंठ के बाद जो दूसरे नंबर पे क्या होता है तालु, तालु के तीसरे नंबर पे क्या होता है मूर्धन्य, मूर्धन्य, कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धन्य हो गया, और उसके बाद होता है दंत, और लास्ट में हो जाएगा ओष्ठ। इसमें जो है देखेंगे तो दंत में ये सॉरी कंठ में क्या होता है क वर्ग, क वर्ग इसमें कहाँ पे दिख रहा है ये एस में, तो शुरू में हो जाएगा एस, तो ऑप्शन क्यू में नहीं है, क्यू हट जाएगा। पहले नंबर पे हो जाएगा एस क वर्ग, क वर्ग में जितना भी आएगा वो क वर्ग हो जाएगा ये क वर्ग, तो क वर्ग क्या हो जाएगा ये कंठ, कंठ से स्टार्ट हुआ पहले नंबर पर कंठ, उसके बाद तालु, तो दूसरे नंबर पे क्या हो जाएगा तालु, तो तालु दूसरे नंबर पे क्या आता है च वर्ग, तो इसमें जो है च वर्ग हो जाएगा दूसरे नंबर पे, तो ये च वर्ग क्यू में है, तो ये हो जाएगा पहला और दूसरा, तो दूसरे नंबर पे क्यू, दूसरे नंबर पे क्यू, तो ये बी में नहीं है, बी हट जाएगा। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे ये मूर्धन्य, तो मूर्धन्य में क्या आता है, मूर्धन्य में आता है ये ट वर्ग, ट वर्ग आता है मूर्धन्य में, तो इसमें हो जाएगा ट वर्ग। तो जो है तीसरे नंबर पे टी, जो ऑप्शन सी में नहीं है तो ऑप्शन सी हट जाएगा, ये टी है। उसके बाद जो है ये दंत, दंत में कौन सा आता है, दंत में आता है ये त वर्ग, इसमें त वर्ग, और उसके बाद जो है ओष्ठ में आता है प वर्ग, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे, और पाँचवें नंबर पे हो जाएगा प वर्ग, ये पी उसके बाद आर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न है, निम्नलिखित संधियों के घटित होने की प्रक्रिया में वर्णों के विकार परिवर्तन का सही तार्किक क्रम व्यवस्थित कीजिए। इसमें जो है पहले क्रम पे क्या आ जाएगा विसर्ग का होना, तो जो है विसर्ग का होना तो हो जाएगा पहले नंबर पे का होना। उसके बाद विसर्ग का रा होना, तो सबसे पहले जो है ओ वाला आता है, उसके बाद जो है रा वाला, उसके बाद जो है सा वाला, तो विसर्ग, विसर्ग मतलब जो ऐसा साइन दिया रहता है विसर्ग का, ये विसर्ग संधि के बारे में बताना है यहाँ पे। तो विसर्ग का ओ होता है तो ये पहले होता है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आर वाला आता है, तीसरे नंबर पे ये स वाला, और फिर जो है विसर्ग का सपेरा वाला होना हो जाएगा चौथे नंबर पे। ये हो जाएगा पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, तो ये पी से स्टार्ट नहीं हो रहा है, सी भी नहीं हो रहा है, डी भी नहीं है, पी के बाद क्यू आर और एस, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न है, अल्प प्राण से महाप्राण की ओर बढ़ते हुए प्रत्येक वर्ग के व्यंजनों का सही क्रम है। तो इसमें अल्प प्राण से महाप्राण की ओर बढ़ते हुए प्रत्येक वर्ग के जो व्यंजन है उसका सही क्रम बताना है। अल्प प्राण से महाप्राण, तो जो है पहला और तीसरा, तो जो है पहला और तीसरा वर्ण क्या होता है अल्प प्राण, और जो है दूसरा और चौथा क्या होता है महाप्राण। पहला और तीसरा देखेंगे, पहला प्रथम वर्ण और तृतीय वर्ण, तो ये पी और उसके बाद आर। उसके बाद जो है दूसरा और चौथा अल्प से महाप्राण की ओर जाना है, दूसरा और चौथा महाप्राण होता है, तो दूसरा द्वितीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण ये क्यों हो जाएगा। उसके बाद एस, शुरू में पी, तो जिसमें पी नहीं उसको हटा देंगे, ऑप्शन सी में नहीं है, डी में नहीं है, पी के बाद आर, पी के बाद आर, तो बी में नहीं है, बी हट जाएगा, और आर के बाद क्यों, उसके बाद एस, ये ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का हिंदी शब्दकोश के क्रम अनुसार सही विन्यास क्या होगा। इसमें जो शब्दकोश दिया गया है और इसका जो है हिंदी शब्दकोश के क्रम के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करना है। इसमें सबसे पहले नंबर पे आ जाएगा ये कन, जो क में अंक की मात्रा वाला रहता है, तो हो जाएगा पहले नंबर पे ये कन। कंचन की हो जाएगा पहले नंबर पे। उसके बाद जो है कंचन के बाद जो है ये आ वाला आता है, आमाला, तो हो जाएगा दूसरे नंबर पे काम। उसके बाद जो है तीसरे नंबर पे क्या होता है, ये जो री ऋषि वाला जो है, यहाँ पे जो क और री, ये जो री ऋषि वाला हो जाएगा ये तीसरे नंबर पे, री ऋषि वाला तीसरे नंबर पे, ये हो जाएगा री ऋषि वाला तीसरे नंबर पे। उसके बाद जो आ जाएगा ये छा, क और जो है ये छ छतरी वाला जो है ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। और उसके बाद जो है ये आधा का और ला, आधा का और ला आ रहा है, तो हो जाएगा लास्ट में पाँचवें नंबर पे। शुरू में हो जाएगा ये पी, उसके बाद दूसरे नंबर पे ये टी, और फिर तीसरे नंबर पे ये क्यू, और चौथे नंबर पे हो जाएगा ये छतरी वाला, तो यहाँ भी जो है का रहता है, तो हो जाएगा एस, और लास्ट में हो जाएगा ये का और ला, हो जाएगा लास्ट में आर। शुरू में पी जिसमें नहीं हटा देंगे, डी में नहीं, डी हट जाएगा। पी के बाद टी, तो ये ऑप्शन बी में नहीं है, बी हट जाएगा। टी के बाद क्यू, टी के बाद क्यू, ए और सी दोनों में है। क्यू के बाद एस, क्यू के बाद एस, तो ऑप्शन ए में नहीं है, तो हट जाएगा। और एस के बाद आर, तो ऑप्शन सी में है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न है, कथन हिंदी में संस्कृत के विसर्ग संधि वाले कई शब्द तद्भव रूप में विसर्ग मुक्त होकर लिखे जाते हैं। तो जो कथन के सही हो जाएगा, जो हिंदी में जो संस्कृत के जो है विसर्ग संधि वाले जो कई शब्द तद्भव रूप में विसर्ग मुक्त होकर लिखे जाते हैं। तो जो है इसमें जो है कई शब्द, तो कुछ कंडीशंस में ये जो कथन सही भी हो सकता है और कुछ कंडीशंस में गलत भी, लेकिन यहाँ पे जो है कई शब्द जो है तद्भव रूप में लिखे जाते हैं, मतलब लिख सकते हैं बोला जा रहा है, तो जो कथन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसका जो है कारण दिया गया, हिंदी भाषा की मूल प्रकृति जो क्या होता है संयोगात्मक रूप से, ये जो है संयोग रूप से वियोगात्मक और सरलीकरण की ओर बढ़ने की है, तो जो कारण भी सही हो जाएगा। और एक कारण जो है यहाँ पे जो संस्कृत के जो विसर्ग संधि वाले जो कई शब्द तद्भव रूप से में विसर्ग मुक्त होकर लिखे जाते हैं, उसको एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ही, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन असर्शंस की सही व्याख्या करते हैं। प्रश्न है, कथन स शक्कर वाला हो गया, षटकोण वाला, और सपेरा वाला, और हा हलवाई वाला वर्णों को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। ये जो है कथन सही हो जाएगा कि जो है श हा, और ये सभी वर्णों को क्या बोला जाता है, ऊष्म व्यंजन। ये जो कथन सही है। इन वर्णों के उच्चारण के समय मुख विवर से या मुख से निकलने वाली जो हवा घर्षण के साथ बाहर आती है, जिससे ऊष्मा का उत्पन्न होती है। कारण भी सही है और एक कारण इसकी व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें असर्शंस और रीजन दोनों सही हैं, और रीजन असर्शन की सही व्याख्या करता है।